नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों 17 सितंबर थर्ड शिफ्ट मैथ और रीजनिंग के एनालिसिस का वीडियो नहीं करा पाए थे, तो आप जानते हैं कि ज़्यादा लेट हो जाने के बाद जो है अगले दिन हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं थर्ड शिफ्ट का। तो वही वीडियो की अगली कड़ी देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न आए थे मैथ और रीजनिंग में। यहाँ पे थोड़ी सी जो है पैटर्न चेंज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सवाल को जो है लेंदी बनाया गया है। कुछ सवालों को यहाँ पर आप देखेंगे और जो भी प्रश्न प्राप्त हुए सभी एक्चुअल डाटा है जो एग्जाम के अंदर कल थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। इसके बाद मैं फर्स्ट शिफ्ट का जीके जेएस के एनालिसिस का वीडियो लेके आऊँगा, तो देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। अगर आपको मेरी ट्रिक अच्छा लगे तो अपनाइएगा, नहीं तो मैथ आप कई तरीके से बना सकते हैं। बहुत सारे बच्चे का कल कमेंट आया कि सर बहुत अच्छा आप बताए हैं, तो अच्छा लगे तो ही ले लीजिएगा, लेकिन मैथ नया सीखने की अभी कोई कोशिश मत कीजिए। जो ट्रिक आपको आता है वही सर्वोपरि है, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है। एक गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। मैं यहाँ पे वो बात भी करूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, साथ ही सारे प्रॉपर्टीज को साथ में करते चलेंगे। अब गोला का आयतन क्या होता है, सबसे पहले मैं अन्य बात कर लूँ तो 4/3 पाई आर क्यू होता है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या दिया है, गोले की त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर, डायरेक्ट आयतन निकालना है। मैं डायरेक्ट आयतन के साथ चलूंगा, तो 4/3 गुने 22/7 पाई आर क्यू। अब 10 को जो है 3 बार गुना कर लेंगे, ठीक है। तो कटने वाला तो कुछ हमें दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे 1000 और यहाँ हो जाएगा आपका 88, तो 88,000/21 है ना। 88,000/21 हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये पॉइंट में आएंगे कट के, है ना, पॉइंट में आएंगे कट के, तो जो भी आएंगे आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। वैसे काटेंगे तो 21 तिहाई के 63 हो, 21 चौका का 84 हो जाएगा, है ना। 4 पर 0 40, 21 का 21 हो जाएगा। उसके बाद 19 पे 0 190 हो जाएगा, तो 21 नमा 1 नमा 9 9 18 90 लगेगा। तो ऐसे कुछ 4190 के करीब आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला एक प्रश्न देख लेते हैं। अगला एक प्रश्न है कि 5600 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, ठीक है। उसके बाद 25% के लाभ के लिए कितना में बेचा जाना चाहिए। इस प्रकार के ट्रेंड में है क्वेश्चन, आपको करके जाना है, क्योंकि काफ़ी इजी भी है, लेकिन कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है ऐसे प्रश्न में, क्योंकि दशमलव में अक्सर पूछ रहा है। तो 5600 रुपया में जब बेच रहा है तो 20% की हानि हो रही है, मतलब उस विक्रेता के लिए ये 5600 रुपया कितने प्रतिशत है, 80% के बराबर है। देसी अंदाज है ये, ठीक है। आप खुद ही सोचिए, आप कोई चीज़ बेचे, आपको 20% की घाटा लग गई, मतलब आप जो क्रय मूल्य खरीदे थे उसका 80% आया ना, तो ये 5600 उस विक्रेता के लिए 80% हुआ। अब मैं इसे पहले 100% बना लूँ तो ये मेरा क्रय मूल्य हो गया, है ना। अब 25% का लाभ भी चाहिए, तो 125/100 लिख लेता हूँ, और 100 से 100 को काट देता हूँ, है ना। और 5 से 25 और 5 से 20, 1 0 से 1 0, और ये 2 से 2 दूना 4, 2 8 16, 280। 280 गुने 25 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब 280 गुने 25 करने के कई तरीके हैं, ठीक है। 280 पे 2 को 0 दे दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए, सेम ही आएगा। 280 पे 2 को 0 और 4 से भाग, 280 गुने 25 के बराबर ही होगा, ठीक है। ये इसके बराबर ही होगा, तो मैं यही कर लेता हूँ, सिंपल लग रहा है। 7 से कट जाएगा, 7000 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। करके देखिएगा, 7000 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला एक प्रश्न है हमारा। अगला एक प्रश्न है यहाँ पर, एक किसी काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में, दोनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया। फिर उसके बाद बी ने काम छोड़ा। ए कुल कितने दिन तक काम किया यदि काम पूरा होने तक कार्य किया हो। कल यही प्रश्न पूछा था कि शेष काम कितने दिन में करेगा छोड़ने के बाद दूसरा व्यक्ति। आज यहाँ पे पूछा है कि पूरा काम कितना दिन में किया। तो यही मैं कल बताया था कि भाई ट्रेंड कभी भी चेंज हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ए कर रहा है कितने दिन में, ए कर रहा है 10 दिन में, और बी कर रहा है 15 दिन में। ए कर रहा है आपका 10 दिन में, बी कर रहा है आपका 15 दिन में। दोनों मिलके काम किया कितने दिन तक, 3 दिन तक, और ए जो है टोटल दिन पूछ रहा है। यही सब है ना, यही इन्फॉर्मेशन है ना। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 30। इफिशियंसी ए का निकलेगा 3, बी का निकलेगा 2। 3 दिन तक काम किया, एक दिन में 5 काम, तो 3 दिन में कितना काम हो गया रहेगा, 15 काम। 15 काम 30 काम में से घट गया, कितना बचा, 15 काम। अब 15 काम कौन कर रहा है, बी ने काम छोड़ा है तो ए कर रहा है, तो ए को 5 दिन और लगेंगे, ठीक है। और 5 दिन और लगेंगे, और 3 दिन मिलके काम किया है, तो 5 + 3 8 दिन लगेंगे टोटल। ए जो है 8 दिन काम में इंक्लूड रहा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस पैटर्न के सवाल पहले भी बहुत बार बता चुके हैं हम। एक प्रश्न आया था कि 2 व्यक्ति की वर्तमान आयु का योग 20 वर्ष है। 4 साल पहले व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति की आयु की दोगुनी थी, तो दूसरे व्यक्ति की आयु क्या होगी। अब इसमें से आपको तो एक तो ऑप्शन से जाइए, इस प्रश्न को मैं ऑप्शन से ही करूंगा, और ये जो इन्फॉर्मेशन लिखा है
कि दोनों का आयु का योग 20 वर्ष है, 4 साल पहले पहले की आयु दूसरे की दुगुनी थी, तो ये सब इन्फॉर्मेशन मैं मैच कर लूंगा और मुश्किल से 4 से 5 सेकंड लगेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो मैं आपको बना के बताऊंगा। दो व्यक्ति की वर्तमान आयु का योग दे रखा है एक्स प्लस वाई, मान लीजिए दो व्यक्ति है, इनके योग हो गया आपका 20 वर्ष। बोल रहा है 4 साल पहले, तो एक के लिए 4 साल पहले तो दूसरे के लिए भी 4 साल पहले, मतलब माइनस इसके दुगुने थे, ठीक है। अब इधर मैं बैलेंस करता हूं तो x माइनस 2y हो जाएगा, x माइनस 2y, ये x ही रहा, ये इधर 2y गुना होकर तो इधर माइनस के आगे और -8 और इधर जाके ये -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो -4 बच गए, ठीक है। माइनस इसको करके देखिएगा इतना ही आएगा, है ना। तो यहाँ साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस प्लस प्लस, है ना, माइनस प्लस प्लस, सही है ना। हाँ सही है। ये माइनस माइनस कट गया, आपका प्लस वाई या प्लस 2y, तो प्लस 3y हो गए और प्लस 24 हो गए। y की वैल्यू आपका आगे है 8, तो x का वैल्यू यहाँ से 12 नहीं निकलेगा क्योंकि दोनों का योग तो 20 है ना। या फिर किसी समीकरण में रख दीजिए, ऐसे समझ में नहीं आता तो x बराबर 12 और y बराबर 8 हो गया। तो जो छोटा वाला है, दूसरा व्यक्ति कौन है, y माने थे आप, तो दूसरे व्यक्ति का एज पूछ रहा है तो 8। यहाँ भी जेनर आपको जो है माथा को चकराएगा क्योंकि ऑप्शन में 12 भी रहेगा 8 भी रहेगा, ये नहीं कोई लिंक का कोई जो है टिक करके आ गए। यहाँ पे दूसरे व्यक्ति की बात स्पष्ट रूप से लिखा है और आपने दूसरा व्यक्ति जो है y को माना है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्योंकि दूसरे का दुगुना आपने किया, अगर यहाँ पे x का दुगुना कर दूं तो मामला उल्टा हो जाएगा। तो ये नहीं कि कोई भी आंसर हो सकती है, लैंग्वेज भी बड़ा माइंड करता है एग्जाम के अंदर कि क्या लिखा है। आपको बनाने आने के बावजूद भी लैंग्वेज की अगर सही परख नहीं है तो गड़बड़ा जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आंसर होगा। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था इस प्रकार से कि भाई दो फैक्टर दिया था x प्लस 6 x प्लस 12 और इधर कोई अंक का स्क्वायर दिया था। मुझे एग्जैक्ट इसकी स्क्वायर पता नहीं, इसलिए मैंने 5 का स्क्वायर रख लिया इधर। तो ऐसे प्रश्नों को आप कभी भी सॉल्व करें, मैं ये सॉल्व नहीं करूंगा, आपको बता रहा हूँ तरीके एग्जाम के अंदर, क्योंकि करना आपको है। जब भी ऐसे प्रश्न आए और x की वैल्यू आपको रिक्वायर करें तो आप x की जो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे उसको आप इसके जगह पे रख के देखेंगे और इसको गुना करके इस साइड वाले के बराबर आता है क्या। अगर आ गया तो वही आपका आंसर हो गया, यानी LHS बराबर RHS प्रूव कर दिए, तो इससे बड़ा बात क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व ही करें और जब ज़्यादा दिमाग नहीं लगे तो फिर इसको गुना करके एक गुणनखंड का फॉर्म तैयार होगा द्विघात समीकरण का, उससे आपको मूल निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आंकड़े तो सही नहीं है, लेकिन देखिए कैसे फॉर्म तैयार होगा। एक्स स्क्वायर, फिर x को 12 को गुना करेंगे 12x, फिर ये 6 से गुना करेंगे तो पूरा टोटल 18x हो जाएगा, है ना। उसके बाद 12 छक्के 72 हो जाएगा, बराबर 25 हो जाएगा। ये 25 इधर आके घटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 18x और 72 में से 25 गया तो 47 हो जाएगा, बराबर 0। अब ये गुणनखंड की फॉर्म हो गई, यहाँ से आप मूल निकाल सकते हैं, लेकिन वो मिला के दिया रहेगा, ऐसा नहीं कि ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे कुछ और आंकड़े रहेंगे जो गुणनखंड में ढलेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है हमारा, एक प्रश्न इस प्रकार को कल देखने को मिला कि x प्लस 10/x का वैल्यू 7 है, तो x की वैल्यू फाइंड कीजिए। x प्लस 10/x की वैल्यू 7 दे रखा था, तो यहाँ पे गुणनखंड ही एक तरीके हैं और कोई तरीके नहीं है। x अगर इसमें से मैं एलसीएम ले लूँ तो x स्क्वायर प्लस 10 बराबर 7 हो जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 10 बराबर 7x हो जाएंगे, तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। अब नहीं कर लीजिएगा गुणनखंड, मूल नहीं निकाल लीजिएगा, इसका x का वैल्यू नहीं निकाल लीजिएगा, तो निकाल लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x कर लेते हैं, प्लस 10 कर लेते हैं, बराबर 0 कर लेते हैं। ये कैसे करते हैं ये भी है, a और c को गुना कीजिए तो x के स्क्वायर के गुना पीछे में कितना है 1 है और 10 है, तो 10 हो गया हमारा। अब बीच में इस 7 को ऐसे तोड़िए कि 10 भी हो जाए गुना करने पे, और जोड़ने या घटाने पे 7 भी हो जाए। तो देख लीजिए 5 और 2 को गुना किए तो हमारा 10 भी हो गया, और -5 और -2 को जोड़े तो -7 भी हो गया, तो हमारा सही टूटा है, ठीक है। अब मैं इसको संक्रिया कर लेता हूँ, x कॉमन ले लेते हैं तो x बचेगा x स्क्वायर में से, फिर माइनस के 5 होंगे, फिर -2 कॉमन लेंगे, फिर इसमें से x बचेगा, फिर माइनस के 5 होंगे। अब कोई बच्चा जो बिल्कुल नया है ये नहीं कहेगा कि ये प्लस को यहाँ माइनस आपने क्यों लिखा। अब देखिए -2 को -5 से गुना करेंगे तो प्लस 10 नहीं होगा, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए इस बीच में माइनस आया। और कोष्ट का जो है ना हमेशा गुणज सेम ही आता है अगर आपने सही तोड़ा है तो, ठीक है। तो x का 2 वैल्यू आ गया, या तो 2 या तो 5, या तो 2 या तो 5। x -2 बराबर 0 तो x बराबर 2, या फिर x -5 बराबर 0 तो x बराबर
5। अब इन दोनों मान में से दोनों मान हो सकता है या फिर कोई एक मान दिया रह सकता है, तो डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। तो इसे ऐसे बनाना था, ये अप्रोच है। ठीक है, चलते हैं आगे। कभी कभी आपको ट्रिगो में भी ये अप्रोच काम आएगा। जब ट्रिगोमेट्री में मान लीजिए आपको लिख रहा है साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, है ना, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे मान लीजिए लिखा है, प्लस 32 इसका बराबर 0, इसका मान निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? इन दोनों थीटा में से किसी एक को चेंज कर देंगे तो आपका द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बड़े बड़े एग्जाम की क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो मान लीजिए मैं किसी को भी चेंज कर लेता हूँ, कॉस स्क्वायर को ही चेंज कर लेता हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, है ना, प्लस 32 एक और लिखा रहेगा कुछ, प्लस 32 प्लस साइन थीटा मान लीजिए ऐसा लिखा है। ठीक है, बराबर 0, इसमें भी साइन थीटा ऐड कर लीजिए, ऐसा ही दिया रहेगा। तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो अब साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन थीटा बचा। ठीक है, और 32 में से एक और जुड़ गया तो 33 हो गया। अब ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर एक्स और प्लस माइनस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी के फॉर्म में आ गया। साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा, है ना, साइन थीटा एक्स और ये आप। तो इस प्रकार से आपको गुणनखंड के फॉर्म में त्रिकोणमिति को भी लाके बना सकते हो। वहां पे आपको एक को चेंज करना पड़ता है, वो भी देखना आना चाहिए कि किसे चेंज करना है, किसके चेंज करने से काम बनेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा था और आपको व्यास भी दे रखा था, ऊंचाई पूछ रहा था। तो भैया बेलन में मैं सब दिन बताता हूँ, थोड़ा ही प्रॉपर्टी है इसीलिए फटफट बता देता हूँ। एच होता है ये आर होता है ना। वॉल्यूम का बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। वक्र पृष्ठ का बात करेंगे तो 2 पाई आर एच होता है। संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो 2 पाई आर एच प्लस 2 बार पाई आर स्क्वायर होता है, यानी 2 बार वृत्त का क्षेत्रफल होता है, यही दोनों जुड़ जाते हैं। क्योंकि अगर आपने एक पाइप, मान लीजिए पाइप जाने दीजिए, आपके पास जो पेन है उसको अगर आप कवर करेंगे तो पेन का नुकीला हिस्सा और जो कैप वाला हिस्सा होता है उसके लिए थोड़ी ना कपड़ा का कवर बनाएंगे, तो उसे वक्र पृष्ठ बोलते हैं। और जब टोटल ढक जाएगा, ऐसा एक कवर बनाए कि दोनों तरफ से भी ढक गया, एकदम रिपीट कर गया, लेमिनेशन कर दिए, तो उसे ही संपूर्ण पृष्ठ बोलते हैं। अब आई होप समझ गए होंगे वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। इसीलिए 2 बार जो है वृत्त का क्षेत्रफल इसमें ऐड हो जाता है, क्योंकि ये दोनों भी पकड़ा जाता है संपूर्ण पृष्ठ में। ठीक है, ये तो हो गई बहरहाल यहाँ पे आपको सूत्र की बात। अब यहाँ पे इसे बना लेते हैं तो 2 गुने 22/7 गुने आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, व्यास है 7, तो आर का वैल्यू 7/2 हो जाएगा। और एच ही मुझे निकालना है, इसके एवज में 880 दे रखा है। 22 दूनी की 44 और 44 दूनी की 88, 20 हो गया ये, है ना। 7 से 7 कट गया, एच का वैल्यू 20 दूनी के 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 40 आपका आंसर हो जाएगा। क्रॉस गुना किए हैं 20 दूनी के 40। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि कोई दुकानदार किसी वस्तु का 150 रुपया अंकित करता है और 25% की छूट देने के बाद भी 20% के लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ये भी ट्रेंड में है, तो 150 रुपया इन्होंने रिटेन प्राइस लिख दिया, फिर इस पे 25% का छूट दिया, मतलब 3/4 से मैं गुना कर दिया, 75/100 किया, मतलब 3/4 ही होती है। ठीक है, उसके बाद भी ये 20% का लाभ कमाया, मतलब ये जो रकम निकलेंगे ये उस आदमी के लिए 120% के बराबर है। ठीक है, अब इसी का 100% निकालना है, आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो कर लेते हैं 2 और ये हो जाएगा आपका 75 गुने 3/2 इधर है 120 का मान। 120 का मान क्या है? 75 गुने 3/2, नीचे में 120 को ले आते हैं, 1% बराबर हो गया 100% बराबर 100 से गुना कर देते हैं। ये 6 से कटेंगे, ये 5 से कटेंगे। ठीक है, 3 दूनी के 6 कटेंगे। अब 4 75 पंचे और 4 नीचे, तो 75 पंचे हो गए, 5 25, 2 7 पंचे 35, 2 37, 375 और नीचे में हो गया 4। इसको काटेंगे, 4 9 के 36, 1 पर 5 15, 4 तिया 12, 3 पर 0 30, 7 चौका 28, 2 पर 4 पंचे 20। तो आपका 93.75 रुपया उस वस्तु की क्रय मूल्य है। 93.75 रुपया जो है इस वस्तु की क्रय मूल्य होगी, जिस पर अंकित मूल्य अगर 150 कर दिया जाए और 25% की छूट भी दे दे तो 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि 2000 की राशि को इस ABC में बांटना है और इस प्रकार बांटना है कि A/2 बराबर 3B/4
बराबर C/5। इसके कई तरीके हैं बांटने के, ठीक है। एक तो ऑप्शन से भी देख सकते हैं, लेकिन ये आंकड़ा रकम 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 सीधा है, आंकड़े से देख सकते हैं, रकम सीधा है। अगर 2929 रुपया होता तो मैं ऑप्शन से नहीं जाता, ठीक है, लेकिन ये रकम सीधा है 2000, तो मैं आंकड़े से भी देख लूंगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, इसके बनाने के कई तरीके हैं। या तो आप अलग अलग समीकरण ले ले, जैसे a अनुपात b का वैल्यू कितना हो गया, a अनुपात b का वैल्यू हो गया आपका 3 अनुपात जो है 3:2 हो जाएगा, है ना, 2 इधर जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो a अनुपात b का वैल्यू कितना हो गया, 3:2। अब b और c में क्या रिलेशन है, b अनुपात c का हो जाएगा 4/, है ना, 4/15। तो b और c का अनुपात कितना हो गया, 4/15। अब इधर b के जगह पे 4 है, इधर 2 है, तो मुझे इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 6, 4, 15 जो है आपका रेशियो निकल गया, 6, 4, 15, 15, 4, 19, 20 और 5, 25 यूनिट की वैल्यू आपका 2000 रुपया दे रखा है। ये कहाँ से आया ये मैं दिखा देता हूँ, कई तरीके हैं। 25 यूनिट की वैल्यू जो है 15, 4, 19, 25 का वैल्यू 2000 रुपया है। 25 यूनिट की वैल्यू जो है 2000 रुपया दिया है, 2000 है ना, हाँ। 25 अट्ठे तो 1 यूनिट का वैल्यू 80 रुपया हो गया। ए का निकला था 6, बी का निकला था 4 और सी का निकला था 15। किसका पूछ रहा है, ए का। तो 8 छक्के 48, 480 रुपया जो है ए को मिलेगा। ये तो हो गए एक तरीके। अन्य तरीके हैं ऑप्शन से, और जो सबसे जो आपको लगता है कि ऐसे में मेरी गलत हो जाती है, तो आप क्या करें, a/2 बराबर 3b/4 बराबर c/5। नीचे वाले का एलसीएम ले लिए, 5, 4, 2 का एलसीएम 20 होगा, तो 10a हो गया बराबर, है ना, 15b हो गया बराबर, इसका क्या 5 है तो 4c हो गया, इतने बराबर हो गए, है ना, इतने बराबर हो गए। अब क्या करेंगे, अभी भी ये ओरिजिनल नहीं निकला है। मान लीजिए अगर इसके ऊपर में ये 3 नहीं होता तो डायरेक्ट ए का अनुपात 2 होता, बी का 4 और सी का 5। ये मैं सिखाया हूँ, करने नहीं जाना है। अगर ये 3 नहीं होता तो, लेकिन यहाँ पे बी के जगह पे 3 है, यही आके लफड़ा कर रहा है। तो पहले एलसीएम लेके ऐसे कर लिए। इसके बाद क्या किए, अगर ए का ओरिजिनल अनुपात निकालना है तो ए को भूल जाइए, और बी और सी का जो गुणज है तो 60 हो गया। फिर बी का निकालना है तो 15 चौका 60, 10 चौका 40, सॉरी 10 चौका 40। बी का निकालना है तो बी को भूल जाइए, ए और सी का गुना 10 चौका 40। और सी का निकालना है तो सी को भूल जाइए, 15 दाहिन के 150। अब कट करके देखिए तो आपका एक एक जीरो से उड़ जाएगा, तो 6, 4, 15 आया, जो पहली बार में आया था वही चीज आ गया ना फिर से। तो आपको बनाने आना चाहिए। कई तरीके हैं। तो इस प्रकार के सवाल आप कई तरीके से बना सकते हैं। जो मैं पहला तरीका बताया था वो भी अच्छा है, a/2 किया था मैं। इसके बाद 2 को एक बार में ले लिया था, 3b/4 किया था, 2 दूनी की 4, है ना। b इधर ले आया था तो 3:2 हो गया था a अनुपात b की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद b और c में एक बार रिलेशन स्थापित किया था, तो 3b बराबर था अपना 3b बराबर 4 और c/5। c को मैं इधर नीचे ले आऊंगा तो 4 उधर चला जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 4:15 था। इसी को मैं कैलकुलेट किया था। b को दोनों में रिपीटेशन है, ये a और b का है। ऊपर वाला a अनुपात b है और नीचे वाला b अनुपात c है, तो b दोनों में रिपीटेशन है। यहाँ पे b का वैल्यू 2, यहाँ पे 4, तो इसको 4 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 6, 4 और c का है 15। तो इसी अनुपात में हम बांट दिए 2000 रुपये को। चलते हैं आगे। अभी जो भी प्रश्न प्राप्त हुए इतना ही प्रश्न था। इसके अलावा मैं कुछ और चर्च कर देता हूं आपको, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे मूल वाला जो है आपको जरूर याद रखना चाहिए, ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, प्लस माइनस c बराबर 0। मूलों का योग माइनस b/a होता है, गुणनफल c/a होता है। और जब भी आपको 2 मूल दे दिया हो, मान लीजिए, और आपको 2 मूल दे के जो बोला समीकरण बनाओ, तो पहले गुणन पे काम करना, पहले c/a पे काम करना, तब b/a पे माइनस b/a पे काम करना, ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न जो है, समांतर चतुर्भुज कल नहीं पूछा तो क्या हुआ, कभी भी छपती है, इसकी गुण आपको जरूर आना चाहिए। सभी भुजा बराबर होते हैं, 90 पे काटता है इसके विकर्ण कटने के बाद आधा आधा में बढ़ जाते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय लगता है। क्षेत्रफल 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण होता है। अगर एक विकर्ण दिया और एक भुजा दिया तो दूसरा विकर्ण आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद शंकु तो नहीं पूछ रहा है, बेलन बता ही दिया, गोला बता ही दिया। इसके बाद और क्या पूछ रहा है, हाँ, ट्रिगो में कोण फाइंड करने वाला जो है, कोण वाला जरूर पूछ रहा है। जैसे साइन कॉस में अब तक चल रहा है,
साइन कॉस में चल रहा है कि साइन मान लीजिए साइन 18 डिग्री है और नीचे आपका लिख दिया कि कॉस 90 में से 18 गया तो 90 में से 10 गया तो 80, 8 गया तो 80, 78, 72 हो जाएगा, 72, हाँ 72। अगर इतना लिख दिया इसका मतलब आप परखिए कि एक ही है, ये कट जाएगा तो एक होगा। इन दोनों का योग अगर 90 हो गया साइन और कॉस वाले एंगल का तो समझिए दोनों बराबर हो जाता है। आप साइन 18 को कॉस 72 लिख सकते हो या कॉस 72 को साइन 18 लिख सकते हो। कहाँ से लिखते हैं ये भी देख लीजिए। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना, तो मैंने कहा कि कॉस 72 को साइन 18 लिख सकते हो। तो कॉस 72 डिग्री लिखना है तो 90 माइनस 18 कर लेंगे तो हमारा नहीं हो जाएगा साइन 18, साइन थीटा हो जाता है ना कॉस 90 माइनस थीटा। अरे थीटा करने का मतलब ये जो बाद में है, बाद में 90 के बाद में प्लस या माइनस रहे बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता, 90 के साथ जो है थीटा एक्टिवेट होता है, कॉस का साइन में साइन का कॉस में बदलता है। और मैंने ये भी बताया था कि जब बड़ा मान निकालना हो और जब 90 की गुणज में मान लो 180 प्लस थीटा है, साइन 180 प्लस थीटा मैंने कुछ लिखा तो ये कॉस थीटा नहीं होंगे क्योंकि ये 90 का सम गुणज है और सम गुणज में थीटा बदलते नहीं है, हूबहू लिखा जाता है। तो ये साइन थीटा ही लिखे जाएंगे, चाहे प्लस रहो चाहे माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये साइन जो है आपको क्वाड्रेंट के देख के आएंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ साइन का ही लिख रहे थे और 180 में कुछ भी जोड़ोगे जब प्लस रहेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में भागेगा और जब माइनस रहेगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा। तो यहाँ पे जब माइनस होगा तब कोई साइन में चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर जब प्लस रहेगा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको आना चाहिए। इसके अलावा मैथ में और क्या लग रहा है कि आजकल में छपेंगे तो मैथ में, हाँ इसके बाद मैं थोड़ा सा रीजनिंग में जो नया पैटर्न है उसकी जिक्र कर लूँ। आपको 2 से 3 नंबर मिल जाएंगे कि मान लीजिए 225, 228, 232 इस प्रकार के 576 इस प्रकार के संज्ञा दे देते हैं 4। जो बैंक के बच्चे हैं उनको कोई तकलीफ नहीं है, जो बैंक की तैयारी किया है कभी 10 एक को महीना तो उसको कोई तकलीफ नहीं होगा। बोल रहा है कि भाई इस संख्या के अंदर ही जो है सजाइए आरोही क्रम में, उसके बाद सभी को सजाने पे कितने संख्याओं में जो है संख्या का स्थान नहीं बदला, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर संख्या को बोल रहे हैं कि दिए गए संख्याओं को आरोही क्रम में सजाइए, ठीक है, फिर कितने का स्थान नहीं बदला, ठीक है, इस प्रकार से। फिर जो आपका रैंकिंग है ये जरूर आपको पढ़ के जाना है कि राम बाएं से 7वां तो यहाँ 6 गो होगा। इसमें कोई सूत्र का उपयोग नहीं करना, नहीं तो आप फंस जाओगे, है ना। सूत्र की उपयोग करते क्यों हो, इतना सिंपल सी बात में सूत्र क्या है ना। जैसे मान लीजिए कि बोल रहे हैं कि राम दाहिने से 32वें है, दाहिने से 32वें है तो 31 व्यक्ति तो इधर बैठा होगा ना, तब ना यहाँ राम होगा। इतना ही दिमाग लगाने से ये चीज बन जाता है जी, है ना। और बोलता है कि जो बाएं से 13वां है तो 12 को इधर बैठा होगा तो टोटल बच्चा नहीं निकाल लोगे, वो तो राम हो गया। 31 और 12 हो गया, 31 10 41 और 43 1 44 को बच्चा होगा तो ये फुलफिल करेगा मतलब कंडीशन। इसके बाद जो ये दिशा वाला है कि राम 10 मीटर पूरब जाता है, फिर आपका दाएं घूम के 5 मीटर जाता है। अब ये दाहिने बाएं आपको जरूर आना चाहिए, अपने आप को रख दिया करो ना। मान लीजिए कि ये इधर जाते हैं तो इधर पूरब की तरफ गया, पूरब इधर ही होता है, पहले दिशा पहचानिए। ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है, वेस्ट होता है, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा पूरब की तरफ 10 मीटर जा रहा है, इसे मैं खींच लूंगा, ठीक है। इसके बाद दाहिने, तो अपने आप को ही पूरब की ओर मुख करके रख लीजिए। इमेजिन कीजिए, रख तो नहीं सकते ना, तो कंप्यूटर पर बैठे होते हैं। इमेजिन कीजिए तो ये वाला दाहिना हाथ आपका इधर होगा तो दाएं मुड़े तो इधर, अब जब मुड़े हैं तो फिर से अगर दाएं मुड़ने के लिए बोले तो फिर इधर। तो इस प्रकार से आपको आना चाहिए, प्रश्न आता है। और जब भी इस प्रकार का प्रश्न आया है तो आपको एक डायगोनल बन जाता है और कर्ण का वैल्यू निकालने के लिए शॉर्टेस्ट दूरी जो है कर्ण की वैल्यू से निकाली जाती है, ठीक है। तो ये सब भी बात आपको आना चाहिए। इसके अलावा जो सीटिंग अरेंजमेंट है, जो 5 आदमी बैठाते हैं वो आपको आना चाहिए। कभी कभी 8 आदमी बैठाते हैं, कल के शिफ्ट में जैसे 5 आदमी को बैठाया था तो यहाँ पे 5 आदमी वाला ही बताते हैं। मान लीजिए कि उन्होंने बताया था कि केंद्र की ओर मुंह है, तो जब भी केंद्र की ओर मुंह रहेगा, केंद्र की ओर मुंह रहेगा तो आपका जो है जो एंटी क्लॉक है वो राइट हो जाएगा और जो क्लॉक वाइज है वो आपका लेफ्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। और अगर केंद्र की ओर नहीं हो तो जो क्लॉक वाइज है वो राइट हो जाता है, जो एंटी क्लॉक वाइज है वो लेफ्ट हो जाता है। पहला आदमी को बैठाने के लिए आप हमेशा स्वतंत्र होते हैं। मान लीजिए बोल रहा है कि राम बाएं से तीसरे हैं, राम जो है राम के बाएं श्याम तीसरे हैं, ऐसा बोल दिए। मान लीजिए कि बोल रहा है कि राम श्याम के बाएं तीसरे हैं, श्याम के बाएं तीसरे हैं और जो है आपका ये तीसरे हैं और ये केंद्र की ओर मुंह है। तो राम को आप कहीं भी बैठा सकते हैं, पहला आदमी को, स्वतंत्र हैं। अब श्याम के बाएं तीसरे हैं और केंद्र की ओर मुंह है तो श्याम यहाँ पे लिखना पड़ेगा तब ना तीसरा होगा, 1 2 3 और लेफ्ट ऐसे चलेगा, है ना, केंद्र की ओर मुंह हो तो मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ आपको, एग्जाम के अंदर स्कोर करने के लिए हेल्प मिलेगी। दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं जीके जीएस वाली वीडियो एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।